हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 12th फिजिक्स में हमने अभी फर्स्ट यूनिट को समाप्त किया है, जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युतिकी से संबंधित तथ्यों को देखा। इस यूनिट में हमने ये देखा कि कोई भी चार्ज स्थिर है तो वो क्या क्या प्रभाव छोड़ता है। जैसे एक स्थिर आवेश के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा, एक स्थिर आवेश के कारण हमने विद्युत विभव को देखा। दो बराबर परंतु विपरीत आवेश के निकाय से बने हुए इलेक्ट्रिक डाइपोल में, जिसमें दोनों ही आवेश स्थिर हैं, उसके प्रभाव को देखा। और कैपेसिटर, जिसके दोनों प्लेटों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, उस कैपेसिटर से संबंधित तथ्यों को देखा। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट यूनिट में हमने देखा कि आवेश क्या है, स्थिर है, और इस स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव और दो बराबर परंतु विपरीत आवेश से जो एक निकाय इलेक्ट्रिक डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव है। साथ ही संधारित्र को देखा, जिसमें हम निश्चित रूप से ये देख रहे हैं कि हर तत्व में जो आवेश है वो स्थिर है। इसीलिए इस फर्स्ट यूनिट को हम कहते हैं स्थिर विद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये पहला यूनिट था। अब हम दूसरे यूनिट की शुरुआत करेंगे, जिसमें चार्ज को गतिशील अवस्था में देखेंगे। और जब चार्ज गति करता है तो ऐसी स्थिति में क्या क्या तथ्य उभर के सामने आते हैं। तो सेकेंड यूनिट में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको आप विद्युत चालन कहते हैं, पहला चैप्टर है, उसमें देखेंगे कि आवेश अगर गतिशील हो रहा है तो उससे संबंधित कौन कौन से तथ्य आते हैं। तो पहले तो हम आवेश गतिशील हो रहा है तो स्वयं आवेश गतिशील नहीं होता, बल्कि उसको गति देने के लिए या उसको मूव कराने के लिए कोई न कोई पार्टिकल होता है, जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। ऐसे पार्टिकल को कहते हैं आवेश वाहक। यानी आवेश जो होता है वो किसी न किसी पार्टिकल के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। उस पार्टिकल को क्या कहते हैं? आवेश वाहक कहते हैं, चार्ज कैरियर कहते हैं। तो चार्ज कैरियर जो होता है, आवेश वाहक जो होता है, वो अपने साथ आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाता है। यानी आवेश को गति प्रदान करने वाला जो होता है वो आवेश वाहक होता है, चार्ज कैरियर होता है। अब आपके फिजिक्स में कई चार्ज कैरियर होते हैं, जिसमें पहला हम फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा आयन को देखते हैं, और तीसरा होल को देखते हैं। तो ये सब चार्ज पार्टिकल है। ये होल भी चार्ज पार्टिकल है, आयन भी चार्ज है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है। तो जो धातु में होते हैं, जो धातु में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी ये चार्ज कैरियर, मुक्त इलेक्ट्रॉन, आयन, होल सब होते हैं। लेकिन अभी धातु की बात करें तो धातु में चार्ज कैरियर जो होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयन जो होते हैं वो विद्युत अपघट में, इसको आप अभी बाद में पढ़ेंगे, विद्युत अपघट में चार्ज कैरियर का काम करते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल दोनों जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर, अर्धचालक में चार्ज कैरियर का काम करते हैं। तो अभी हम धातु में जो चार्ज कैरियर का काम मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है, उसको लेकर के हम विद्युत चालन से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। तो आइए पहले तो देखते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लास 9th में ही आप पढ़े होंगे कि प्रत्येक तत्व परमाणुओं से मिलकर बना होता है। चाहे जो भी तत्व हो वो किससे बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो हम धातु में आवेश वाहक को लेकर के चल रहे हैं। तो धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो धातु में क्या होते हैं? जैसे हर तत्व में एटम होते हैं, वैसे धातु में भी एटम होते हैं। और एटम की संरचना को आप जानते हैं कि एटम के केंद्र में एक होता है नाभिक, जो अत्यंत छोटे स्थान में होता है, और इसमें होता है प्रोटॉन धन आवेशित और न्यूट्रॉन उदासीन। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक निश्चित ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं नाभिक है, ये पहला ऑर्बिट है, पहला कक्ष है, जिसमें मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। और दूसरा ऑर्बिट है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तीसरा ऑर्बिट है,
इसमें और ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। जैसे एटम होते हैं, जैसे उनकी परमाणु संख्या होती है, उसके हिसाब से ऑर्बिट बनते जाते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन फिक्स होते जाते हैं। तो आप इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं कि इसमें 3 ही ऑर्बिट है। ये पहला कक्ष हो गया, ये दूसरा कक्ष हो गया, ये तीसरा कक्ष हो गया। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्ष में मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। सारे इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होते हैं। तीसरे ऑर्बिट में 1 मुक्त इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमते रहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों को अगर कोई भी कण वृत्ताकार कक्ष में घूमता है तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, अपकेंद्री बल लगता है, जिसकी वजह से वो बाहर चला जाता है, अपने रास्ते को छोड़ के चला जाता है। तो ये अगर वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है तो ये भी बाहर जा सकता है, लेकिन ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है और ये अपने कक्ष में घूमता रहता है और ये प्रोटॉन इसको पकड़े रहता है कि वृत्ताकार कक्ष में घूमो लेकिन बाहर न जाओ। तो अब ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को भी पकड़े रहता है, इस दूसरे कक्ष के इलेक्ट्रॉन को भी पकड़े रहता है, तीसरे कक्ष के इलेक्ट्रॉन को भी पकड़े रहता है। लेकिन इस प्रोटॉन की पकड़ इस बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर कम होता है, कम बल से बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है और इसी कारण ये घूमते घूमते रहता है तो कभी अपने ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर निकल जाता है। अब क्या हो गया, ये अपने एटम से फ्री हो गया, अपने एटम से मुक्त हो गया। इसीलिए जब ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ देता है तब ये क्या हो जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की चर्चा हम कर रहे हैं कि धातु में जो होता है वो यही मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाता है। तो धातुओं में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने वाला जो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये धातु का एक छोटा सा तार है जिसको मोटा करके जूम करके हमने इस तरह से दिखाया है, ठीक। और आप जान गए हैं कि ये एटम है, एटम का जो बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन है कभी कभी अपने ऑर्बिट को छोड़ करके मुक्त हो जाता है और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाता है। और जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाता है तो इस पूरे एटम पर 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, इसलिए ये पूरा एटम जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। आप जानते हैं कि जिस पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं वो पार्टिकल क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा एटम क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, जिसको इस तरह से आप लिख देते हैं ये पॉजिटिव एटम और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो गया। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब एटम से निकला है तो ये पॉजिटिव बन गया और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। अब चूँकि ये धातु का एक छोटा सा तार है, इसमें ढेर सारे एटम होंगे और बहुत सारे एटम से ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए होंगे, निकले होंगे, बाहरी कक्ष से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। तो देखते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन ये और ये इस धातु के तार में जो एटम है उस एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन ये निकले हुए हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर धन आवेशित एटम, धन आवेशित परमाणु भी बने हुए हैं। तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं, अभी हम इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस धातु की सीमा के अंदर, या कह लें कि धातु के तार की सीमा के अंदर रेंडम मोशन करते हैं। धातु में एटम थे, एटम से बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन निकल गए, मुक्त हो गए, मुक्त हो करके ये कोई इधर गति कर रहा है, कोई इधर गति कर रहा है, कोई नीचे गति कर रहा है, कोई ऊपर गति कर रहा है, कोई इधर गति कर रहा है। रेंडम मोशन करते हैं, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन रेंडम मोशन करता है, अनियमित गति करता है, तो उसकी गति को हम शून्य मान के चलते हैं, अनियमित गति। और ये गति हम क्या मान के चलते हैं, शून्य मान के चलते हैं। यानी सामान्य अवस्था में इस धातु के तार में जो एटम थे उस एटम से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन निकले थे वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस धातु की तार की सीमा में रेंडम मोशन कर रहे हैं, अनियमित गति कर रहे हैं और इस गति को हम न के बराबर मानते हैं, नहीं मानते। अब इसमें आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक नहीं जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेंडम मोशन कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन मोशन रेंडम कर रहे हैं तो इसकी गति को शून्य मान ली जाएगी और जब इसकी गति को शून्य मान ली जाएगी तो ये आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक नहीं ले जाएंगे। और जब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक नहीं ले जाएंगे तो कहा जाएगा कि आवेश गति में नहीं है, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही गति में नहीं है। अब आगे हम देखते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो जाए, अगर
कुछ ऐसा हो जाए मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगे। जब एक निश्चित दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे, निश्चित दिशा में गति। और जब निश्चित दिशा में गति करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में गति करेगा तो अपने साथ आवेश भी लेकर के जाएगा। और जब आवेश लेकर के जाएगा तो ये दिखाएगा क्या कि आवेश भी निश्चित दिशा में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। यानी आवेश का प्रवाह, आवेश निश्चित दिशा में गति करेंगे तो कहा जाएगा कि आवेश का प्रवाह हो रहा है। क्या हो रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है। तो आवेश का प्रवाह निश्चित दिशा में होता है। और जब आवेश का प्रवाह निश्चित दिशा में होता है तो हम कहते हैं कि आवेश की धारा चल रही है। जैसे जल का प्रवाह जब निश्चित दिशा में होता है तो हम कहते हैं कि जल की धारा चल रही है। वायु का प्रवाह एक निश्चित दिशा में होता है तो हम कहते हैं वायु की धारा चल रही है। बिल्कुल उसी तरह से अगर आवेश का प्रवाह एक निश्चित दिशा में होता है तो हम कहते हैं कि आवेश की क्या हो रही है, धारा चल रही है। यानी आवेश की धारा चल रही है, या इसी को कहते हैं आवेश धारा चल रही है, आवेश धारा चल रही है। या आप आवेश को, जब हम पहले दिन ही आवेश की चर्चा कर रहे थे तो उसी दिन बताए थे कि जहाँ जहाँ आवेश शब्द यूज होगा वहाँ पर आप विद्युत कह सकते हैं। तो ये आवेश को आप क्या कह सकते हैं, विद्युत कह सकते हैं। तो यहीं से क्या निकल के आता है कि विद्युत धारा चल रही है। तो क्या हमने देखा कि सामान्य स्थिति में किसी भी धातु की सीमा के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं और उसके मोशन को शून्य मान लिया जाता है। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन के मोशन को शून्य मान लिया जाता है तो आप जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का गति अगर शून्य मान लिया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में आवेश भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगे, क्योंकि आवेश की गति भी शून्य मान ली जाएगी। लेकिन किसी वजह से अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगे तो उनके साथ आवेश भी उसी निश्चित दिशा में गति करने लगेगा। और जब आवेश निश्चित दिशा में गति करने लगता है तो कहा जाता है कि आवेश का प्रवाह हो रहा है एक निश्चित दिशा में। और जब आवेश का प्रवाह एक निश्चित दिशा में होता है तो कहते हैं कि आवेश धारा चल रही है। और आवेश शब्द के लिए विद्युत शब्द यूज करते हैं तो हम कह देते हैं कि विद्युत धारा चल रही है। तो इतने तथ्य से आपको एक लाइन में विद्युत धारा की परिभाषा मिल के आएगी कि विद्युत धारा आवेश के एक निश्चित दिशा में प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के एक निश्चित दिशा में प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो पहला तथ्य हुआ कि जब आवेश इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आवेश स्थिर था या स्थिर विद्युतिकी में आवेश स्थिर था तो उसके प्रभाव को हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक विभव आदि के रूप में देख रहे थे। अब आवेश यहाँ चल रहा है विद्युत चालन में, दूसरे यूनिट में विद्युत चालन को हम देख रहे हैं। तो जब विद्युत चालन में आवेश चल रहा है एक निश्चित दिशा में तो एक नया फैक्टर बन के आया विद्युत धारा। और विद्युत धारा की परिभाषा क्या बन के आई कि आवेश के एक निश्चित दिशा में प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। कन्फ्यूज मत होइएगा, जब आपसे विद्युत धारा पूछा जाता है तो उसकी छोटी सी परिभाषा यही बन के आती है कि आवेश के निश्चित दिशा में प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। सुनने में मिलता है आपको कि कहते हैं कि प्रति सेकंड आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, I=Q/T लिखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आवेश के एक निश्चित दिशा में प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। और अब आगे जो आता है, जो आम बोलचाल की भाषा में हम विद्युत धारा को परिभाषित कर देते हैं, वो होता है विद्युत धारा की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा ये हो गया, इलेक्ट्रिक करंट ये हो गया कि आवेश के एक निश्चित दिशा में प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आगे विद्युत धारा की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी इंटेंसिटी का संबंध है स्ट्रेंथ से, मजबूती से। तो जब हम कहते हैं कि यहाँ से जलधारा चल रही है तो केवल जलधारा की बात करते हैं। अब जब पूछा जाता है कितनी जलधारा चल रही है, क्या उसकी इंटेंसिटी है, क्या उसका स्ट्रेंथ है,
तब हम क्या कहते हैं कि जल धारा की तीव्रता की बात करते हैं। तो यहाँ पर जब विद्युत धारा की बात होती है तो केवल एक परिभाषा बन के आती है कि एक निश्चित दिशा में आवेश के प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ पर विद्युत धारा की तीव्रता की बात जब होती है तो हम उसकी तीव्रता, उसके स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती की बात करते हैं। तो यहीं पर परिभाषा बन के आती है कि चालक के किसी बिंदु से 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित हो जाता है उसी आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। जैसे ये हमारा चालक हो गया, कंडक्टर हो गया, और इसमें इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में चलने लगा। इस तरह से सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में चल रहे हैं, इस तरह से। तो अब ये क्या हो रहा है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में चल रहे हैं तो अपने साथ आवेश को एक निश्चित दिशा में लेकर के जा रहे हैं, यानी आवेश का प्रवाह एक निश्चित दिशा में हो रहा है, यानी विद्युत धारा बह रही है। अब विद्युत धारा बह रही है तो किसी बिंदु से आवेश जब एक निश्चित दिशा में चल रहे हैं तो किसी बिंदु से आवेश क्या होगी, चलेंगे। और आवेश जब चलेंगे तो इस बिंदु से, किसी एक बिंदु से 1 सेकंड में जितना आवेश जाता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। तो परिभाषा एक लाइन में बन के आती है कि किसी चालक के किसी बिंदु से, किसी चालक के किसी बिंदु से 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है या गुजरता है, इसी को आप गुजरता है भी लिख सकते हैं, उसी आवेश की मात्रा को उस बिंदु पर विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं, विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। तो ये हमारे विद्युत धारा की तीव्रता की परिभाषा हो गई कि किसी चालक के किसी बिंदु से 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है या गुजरता है उसी आवेश की मात्रा को उस बिंदु पर विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। इसे आई फॉर क्या, इंटेंसिटी, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए आई से प्रदर्शित करते हैं, क्यों, क्योंकि आई इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसीलिए इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या, अब इस आई के लिए एक फार्मूला होगा, क्योंकि आवेश की मात्रा जो है 1 सेकंड में, उसी को हम विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। तो 1 सेकंड में कितना आवेश किसी बिंदु से प्रवाहित हो रहा है उसको अगर निकाल लें तो हम विद्युत धारा की तीव्रता को निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि यदि चालक के किसी बिंदु से 1 सेकंड में थोड़ा, t सेकंड में Q आवेश प्रवाहित हो रहा हो या गुजर रहा हो, तो उस बिंदु पर विद्युत धारा की तीव्रता किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं, इक्वल टू। अब क्या कि चूंकि t सेकंड में Q आवेश चल रहा है, इसलिए 1 सेकंड में कितना चलेगा, Q/T चलेगा। तो 1 सेकंड में जितना चलेगा वो है Q/T, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को आप परिभाषा में लिखें कि आई कहते हैं, कि 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, आई कहते हैं। तो विद्युत धारा की तीव्रता I = Q/T, ये एक फार्मूला बन के आता है किसी बिंदु पर विद्युत धारा की तीव्रता के लिए। इसको आप दूसरी तरह से लिख सकते हैं कि किसी बिंदु पर किसी समय अंतराल में प्रवाहित आवेश और उस समय अंतराल का अनुपात क्या, वो क्या होता है, आई होता है। तो आप इस फार्मूले से विद्युत धारा की तीव्रता की परिभाषा बना सकते हैं कि चालक के किसी बिंदु से किसी समय अंतराल में प्रवाहित आवेश तथा उस समय अंतराल का अनुपात जो होता है वही क्या होता है, विद्युत धारा की तीव्रता होती है। तो इसका अगर मात्रक देखें तो क्या होगा, Q का मात्रक लिखते हैं कूलाम और समय का मात्रक लिखते हैं सेकंड। तो अब I का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड। क्या, विद्युत धारा की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड बटे सेकंड, सब एक ही होता है, जिसे एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। और इसे लिखते कैसे हैं, ए से लिखते हैं, एम्पियर को ए से लिखते हैं
और जब आप क्लास 9th में ही 7 मूल राशियों को पढ़े होंगे तो उसमें एक मूल राशि विद्युत धारा भी होती है या विद्युत धारा की तीव्रता भी होती है, और उसको ए से लिखते हैं और उसका मात्रक एम्पियर होता है। यानी विद्युत धारा की तीव्रता का मात्रक एम्पियर होता है, और यह एक कौन सी राशि है? मूल राशि है। अब जब मूल राशि है तो इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा? बीमीय सूत्र A1, ये इसका बीमीय सूत्र हो गया। तो ये हमारा हो गया विद्युत धारा की तीव्रता। अब एक कंक्लूजन के रूप में देख लीजिए कि अक्सर करके विद्युत धारा की तीव्रता को विद्युत धारा ही बोल दिया जाता है। तभी आपसे जब पूछा जाता है कि विद्युत धारा की परिभाषा बताइए तो आप विद्युत धारा की तीव्रता की परिभाषा बता देते हैं। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा की तीव्रता को सामान्यतः विद्युत धारा कह लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, विद्युत धारा और विद्युत धारा की तीव्रता दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे जल धारा और जल धारा की तीव्रता दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो विद्युत धारा क्या है? केवल चालक के किसी बिंदु से आवेश के प्रवाह को क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। और विद्युत धारा की तीव्रता क्या कहेंगे? चालक के किसी बिंदु से 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित हो जाता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। तो जब कभी आपसे विद्युत धारा पूछा जाता है तो आप इसको भी बताइए और इसको भी बताइए। इसको आप स्पष्ट कर दीजिए कि मुख्यतः विद्युत धारा की परिभाषा ये होती है, लेकिन सामान्यतः विद्युत धारा की तीव्रता को ही विद्युत धारा लोग कह लेते हैं, इसलिए विद्युत धारा की परिभाषा ये भी कहा जाता है, बोला जाता है। ठीक है। अब आपके सामने कुछ स्पेशल सवाल बन के आते हैं। तो एक चीज़ आपको समझ में आया कि विद्युत धारा की तीव्रता आई क्या होता है? 1 सेकेंड में किसी बिंदु से प्रवाहित आवेश की मात्रा। ये आप विद्युत धारा की तीव्रता के विषय में कंठस्थ कर लें कि विद्युत धारा की तीव्रता आई जो होता है वो 1 सेकेंड में किसी बिंदु से प्रवाहित आवेश की मात्रा होता है। और इसका मात्रक क्या होता है? 1 एम्पियर। मात्रक क्या हो गया? 1 एम्पियर। अच्छा, अब कहा जाए कि एक चालक में विद्युत धारा 1 एम्पियर है। कितना एम्पियर है? 1 एम्पियर है। तो विद्युत धारा कितना है? 1 है, और एम्पियर मात्रक है उसका। तो 1 एम्पियर अगर विद्युत धारा है तो इसका मतलब हो गया कि किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। ये 1 एम्पियर का मतलब हो गया। मात्रक 1 एम्पियर है। अगर विद्युत धारा की तीव्रता 1 एम्पियर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। इसीलिए विद्युत धारा की तीव्रता 1 एम्पियर है। और अगर कहा जाए कि किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो वहाँ पर विद्युत धारा कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर हो जाएगा। यानी 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है वही क्या हो जाता है? विद्युत धारा की तीव्रता हो जाती है। अब सवाल बनता है कि यदि एक चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके किसी बिंदु से 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं? क्या सवाल है कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके किसी बिंदु से 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं? तो धारा का मान कितना है? धारा की तीव्रता इसको कहेंगे आप, क्योंकि हमने बता दिया कि धारा की तीव्रता को विद्युत धारा ही बोल देते हैं। तो धारा की तीव्रता क्या हो गई? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। और इस धारा की तीव्रता 1 एम्पियर का मतलब होता है किसी बिंदु से 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होना। यानी 1 सेकेंड में Q इक्वल टू कितना हो गया? 1 सेकेंड में Q इक्वल टू 1 कूलाम। 1 सेकेंड में Q इक्वल टू 1 कूलाम हो गया। और आपसे पूछा जा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। आपसे N पूछा जा रहा है, Q दिया गया है 1 कूलाम और N पूछा जा रहा है कितना, और आप E का मान जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁹। तो 1 सेकेंड में Q दिया हुआ और 1 सेकेंड में N पूछा जा रहा है। तो क्या लिखेंगे? इस Q की जगह क्या लिख देंगे? NE। तो क्या हो गया? Q इक्वल टू NE से निकालेंगे। Q का मान 1 कूलाम है, यानी 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रहा है।
और n का मान पूछा है और e का मान 1.6 गुणे 10⁻19 है, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/1.6 गुणे 10⁻19 हो जाएगा ऊपर जा करके इस तरह से। और इसको जब आप हल करेंगे तो आएगा 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये आपका आंसर बन के आया। क्या सवाल था कि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके किसी बिंदु से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो ये आपका आंसर बन के आएगा Q, 1 सेकंड में Q इक्वल टू 1 कूलम है तो 1 सेकंड में N निकालना है तो Q इक्वल टू NE लगा करके 1 सेकंड में N निकाल लीजिए, ये हो जाएगा प्रति सेकंड। ये हो गया। दूसरा सवाल है कि किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा बह रही है। किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा बह रही है तो प्रति सेकंड किसी बिंदु से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन किसी बिंदु से गुजरेंगे। तो फिर वहीं 1 सेकंड में आवेश कितना होता है, जितना धारा होती है बराबर 3.2 कूलम, क्योंकि 3.2 एम्पियर की धारा है। तो यानी Q इक्वल टू क्या हो गया 3.2। और आपसे पूछा जा रहा है किसी बिंदु से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो n पूछा जा रहा है। अब आप फार्मूला लगा देंगे Q इक्वल टू NE से, तो Q का मान है 3.2 और n का मान पूछा जा रहा है और E का मान है 1.6 गुणे 10⁻19। क्या हो जाएगा n इक्वल टू 3.2 बटा 1.6 और ये ऊपर चला जाएगा गुणा करके 19 हो जाएगा। तो क्या हो गया 2 गुणे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में। तो प्रति सेकंड लिख देंगे इसको, प्रति सेकंड। ये दूसरा सवाल हो गया। और तीसरा सवाल है कि वृत्ताकार कक्ष में इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड 6 गुणे 10⁻15 चक्कर लगा रहा है। क्या वृत्ताकार कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉन 6 गुणे 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है तो किसी बिंदु पर धारा का मान कितना होगा। ये वृत्ताकार कक्ष है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कितना चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है। 1 सेकंड में 6 गुणे 10⁻15 चक्कर लगा रहा है तो इसमें धारा का मान कितना होगा। तो जैसे यहाँ पर पॉइंट हमने देख लिया, मान लीजिए पॉइंट ए है, तो अगर 1 सेकंड में इतना चक्कर लगा रहा तो इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितनी बार आएगा, इतनी बार इस पॉइंट पर आएगा। तो कितनी बार आ गया 6 गुणे 10⁻15 बार इस ए से गुजरा। तो अगर एक बार इस बिंदु से गुजरता है तो कितना आवेश लेकर के चलता है, 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम आवेश लेकर के चलता है। तो इस बिंदु से 1 सेकंड में इतना चक्कर लगा रहा है तो एक चक्कर में एक बार आएगा तो इतना आवेश लेकर के आएगा। तो इतना चक्कर चलेगा तो इतना बार इस बिंदु से आएगा तो कितना आवेश लेकर के आएगा। एक बार में इतना आवेश तो इतनी बार में कितना आवेश, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा Q इक्वल टू आप जानते हैं N इंटू ई। Q इक्वल टू N इंटू ई, कितनी बार ये इलेक्ट्रॉन आएगा 1 सेकंड में, इतनी बार आएगा तो N की जगह कितना हो जाएगा 6 गुणे 10⁻15 और कितना आवेश एक बार में लेकर के आएगा, एक बार में इतना आवेश तो n बार में। तो इसका हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻19। अब क्या हो जाएगा 9.6 गुणे 10⁻4 कूलम कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। क्या हो गया कूलम प्रति सेकंड। और 1 सेकंड में जितना आवेश इस बिंदु से गुजरेगा वही क्या हो जाता है, धारा हो जाता है। तो ये हो गया आई धारा हो गया। क्यों, यहां से भी आप देख सकते हैं कूलम प्रति सेकंड क्या है, कूलम प्रति सेकंड विद्युत धारा की तीव्रता का मात्रक है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.6 गुणे 10⁻4 एम्पियर कहें या कूलम प्रति सेकंड कहें। तो ये इस तरह का सवाल हो गया। वृत्ताकार कक्ष में प्रति सेकंड इतना चक्कर अगर कोई इलेक्ट्रॉन लगा रहा है तो 1 सेकंड में इतना आवेश यहाँ से गुजरेगा और वहीं क्या हो जाएगा विद्युत धारा की तीव्रता हो जाएगी। अगला सवाल, एक परमाणु में बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड
4 गुणे 10 पे घाते 15 चक्कर लगा रहा है, तो उस परमाणु के लूप में धारा का मान क्या हो गया? आप जान गए कि I इक्वल टू वही N इंटू ई। क्यों? क्योंकि फिर ये क्या हो गया, परमाणु का ऑर्बिट हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, 1 सेकेंड में इतना चक्कर लगा रहा है, 4 गुणे 10⁻15 चक्कर लगा रहा है। 1 सेकेंड में अगर इतना चक्कर लगा रहा है तो इस बिंदु पर 1 सेकेंड में इतनी बार आएगा, और एक बार आएगा तो कितना आवेश लेकर के आएगा? 1.6 गुणे 10⁻19। तो एक बार में इतना आवेश लेकर के आएगा, तो इतनी बार चक्कर लगा रहा है तो कितना आवेश लेकर के आएगा? इस वाले में इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा इस तरह से। तो ये हो गया हमारा 1 सेकेंड में Q, और 1 सेकेंड में जो Q होता है वही क्या होता है? I होता है। तो Q इक्वल टू ये निकाल लेंगे NE, चूँकि 1 सेकेंड में ये NE है, Q है, इसीलिए इसको हम I भी कह लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4 गुणे 10⁻15 गुणे 1.6 गुणे 10⁻19 क्या हो जाएगा? 6.4 इंटू 10⁻4 कूलाम प्रति सेकेंड। इतना आवेश है 1 सेकेंड में, इसको कूलाम प्रति सेकेंड कहिए या क्या कहिए, एम्पियर कह लीजिए। तो ये क्या हो गया? 6.4 इंटू 10⁻4 एम्पियर। ये आंसर हो गया आपका। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा कि विद्युत चालन के चैप्टर में विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा की तीव्रता किसकी कहते हैं, उसका मात्रक क्या होता है, उसका विमीय सूत्र क्या होता है। विद्युत धारा की तीव्रता को ही सामान्य बोलचाल की भाषा में विद्युत धारा कह देते हैं, इसीलिए हमने बार बार सवाल में विद्युत धारा की तीव्रता न कह करके विद्युत धारा ही कहा। और इस विद्युत धारा की तीव्रता से संबंधित 3-4 हमने क्वेश्चन भी देखा। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि हमारे साथ आप लगातार बने रहें और हमारे द्वारा दिया गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।